Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 27th November 2024. Now we come to the first news और आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है वर्क टुगेदर टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुर्मू। सो बेसिकली जैसा आप सब जानते हैं कि कल जो है वो नेशनल लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे था हमारे देश में। क्यों था? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो उसी के रेफरेंस में जो हमारे देश के बड़े डिग्नेटरीज हैं उन्होंने अपने विचार कुछ एक्सप्रेस किए, जिसमें सबसे पहले विचार किया एक्सप्रेस प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने, और उन्होंने कहा है, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है, highlighted the Indian Constitution as progressive document emphasizing the collective responsibility। तो उन्होंने कहा है कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। डायनेमिक डॉक्यूमेंट और लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टाइम पर चेंज किया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हमारा 1950 से ये लागू हुआ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कब तक रहेगा? जब तक हमारा देश रहेगा। और देश हमारा कब तक रहेगा? हमेशा हमेशा हमारा देश रहेगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर हमें सूटेबल टाइम पे अमेंडमेंट करना चाहिए और हमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करना चाहिए। जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसको प्रोपाउंड किया था। केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और देश के जितने भी कानून हैं उन सब कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है, तो जिस हद तक ये अगेंस्ट या अपोजिट है उस हद तक ये नल एंड वॉइड होता है। मिस्टर धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों अलग अलग रहेंगे और ये किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए अगर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर करेगा तो ऑब्वियसली कंफ्लिक्ट होगा, और जहां कंफ्लिक्ट होगा वहां चीजें स्मूथली काम नहीं करेंगी। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट सीक रिपोर्ट ऑन पेनियार वाटर शेयरिंग बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, किससे? एक डिस्प्यूट चल रहा है पेनियार रिवर पर, और ये डिस्प्यूट किसके बीच में है? ये है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी इंटर रिवर डिस्प्यूट होता है या दो स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऐसा मामला सीधा जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अब यहाँ पर पहले एक इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई जाती है, वो इस डिस्प्यूट को देखती है, बट इफ डिस्प्यूट इज नॉट रिजॉल्व्ड amicably then honorable supreme court has right to interfere in such dispute। तो इसी लाइन में honorable supreme court ने रिपोर्ट मांगी है concerned authorities से कि वो रिपोर्ट दें, और honorable supreme court इसमें देखेंगे कि what next action should be taken। EVM are tempered when you lose, fine if you win, supreme court। देखिए honorable supreme court ने ये बहुत ही aptly रिमार्क किया है, और ये रिमार्क ये है कि देखिए हमारे देश में जनरली ये एलिगेशन लगते हैं कि जो ईवीएम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब भी बीजेपी की सरकार बनती है किसी भी स्टेट में या देश के लेवल पर, तो एलिगेशन ये लगते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन जब जहां पर कोई अपोजिट पार्टी जीतती है या जो अलायंसेस है, इंडिया ब्लॉक, वो जीतता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर ईवीएम प्रॉपरली काम कर रही है। अब ईवीएम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या लीगल वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ये चैलेंज किया गया बाय मिस्टर के ए पॉल के द्वारा। ठीक है,
तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जब आप लोग इलेक्शन हारते हैं तो मान बोलते हैं कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हुई है, और जब आप इलेक्शन जीतते हैं तो बोलते हैं ईवीएम प्रॉपरली काम कर रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह से नहीं चलेगा। ईवीएम को कई बार टेस्ट किया जा चुका है, इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि जो ईवीएम है उसको टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर हम डिमांड थी इनकी कि जो हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, और फिर ये भी बात थी कि बहुत सारे देशों में आज भी जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होते हैं। तो इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया कि देखिए, अगर हम ईवीएम के बाद, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद, इतने मॉडर्नाइजेशन के बाद फिर से बैलेट पेपर पर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं वो सारे जो एफर्ट हैं जिनको कि हमने इतने लंबे समय में किया है वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी के लिए देश के लोगों को क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में विश्वास करना चाहिए। हाई कोर्ट सीक सेंटेंस रेस्पॉन्स टू प्ली ऑन राहुल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मैटर है, और यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी मिस्टर एस विघ्नेश शिशिर के द्वारा, और इन्होंने ये कहा था कि जो मिस्टर राहुल गांधी हैं उनके पास यूके की सिटीजनशिप है। अब अगर हम सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार या भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अनुसार सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस देखते हैं, तो उसमें कानून ये कहता है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, और अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप वॉलंटरली एक्वायर कर ली है तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर एलिगेशन ये थे पिटिशनर के कि जो मिस्टर राहुल गांधी है उनके पास यूके की सिटीजनशिप है, इसलिए उनकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको खत्म कर देना चाहिए, और उनकी जो मेंबरशिप है यानी कि वो एमपी भी है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रेस्पॉन्स मांगा है इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से। Now we come to next news. India expresses deep concerns over ISKCON leaders arrest in Bangladesh. तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल-पुथल है वो बहुत ज्यादा हुई है, और वहां की जो सरकार थी, जो लीगली इलेक्टेड लोग थे और प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले ये एलिगेशन थे बांग्लादेश के खिलाफ कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं, और पर्टिकुलरली हिंदू जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मारा गया है, उनको जीनोसाइड किया गया है उनके साथ, ठीक है। लेकिन जो बंगाल गवर्नमेंट है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ है कि वहां पर जो इस्कॉन टेम्पल के वो है लीडर, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसी बात पर हमारी जो सरकार है उसने चिंता जाहिर की है, और ये कहा है कि भाई जो इस्कॉन टेम्पल के लीडर को जिनको आपने अरेस्ट किया है वो गलत है, और आप वहां की जो सरकार है उसकी लीगल और सोशल और मॉरल ड्यूटी है कि वहां पर रहने वाले जो माइनॉरिटी के लोग हैं या माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं उनकी वो प्रोटेक्शन करें। लेकिन ये बात जो बांग्लादेश है उसको थोड़ा सा सही नहीं लगी, और बांग्लादेश ने हम पर ही ये एलिगेशन लगा दिए कि हम उसके इंटरनल मैटर में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। Judges mock the razors as say CBI on bars about unelected judiciary. तो देखिए उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो हमारे कुछ लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि जो हमारे जजेस हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, इसलिए उनकी अथॉरिटी एक तरीके से बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी का रिमार्क ऑनरेबल जस्टिस ने कहा है, इसका रेस्पॉन्स में उन्होंने कहा है कि देखिए जजेस अगर इलेक्ट होने लगेंगे तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। आज हमारी जुडिशरी कानून के आधार पर डिसीजन देती है और वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है। तो जैसे लॉ में प्रोविजन है उसके आधार पर डिसीजन दे दिया जाता है, और उसका रीजन यही है क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं कि जुडिशरी में कोई भी दूसरी ब्रांच मींस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा है कि इलेक्टेड जुडिशरी अगर होगी तो उसमें फिर ये एप्रीहेंशन होगा कि जजेस भी पॉलिटिकल लीडर की तरह झूठे वादे करेंगे और इस तरह चलेगा, और वो अगेंस्ट द कांसेप्ट ऑफ जस्टिस होगा। नाउ नेतन्याहू अनाउंसेस सपोर्ट फॉर सीजफायर प्रपोजल विद हिजबुल्लाह। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए इजराइल की जो वार है वो
हमास के खिलाफ चल रही है पिछले 2 सालों से। और यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है आया, ये लेबनान का एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हमास की सपोर्ट में आया, लेकिन इजराइल ने इसके खिलाफ भी एक्शन लिया। अब यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि भाई इजराइल के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर हो, तो इस बात के लिए वो नेतन्याहू जो है ब्राजील के इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस बात के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए एग्री हैं, लेकिन जो हमास पर अटैक है वो कॉन्टिन्यूसली अभी होते रहेंगे, क्योंकि इजराइल के पास भी राइट टू सेल्फ डिफेंस है। और हमास ने अभी जो इजराइल के बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बना रखा था, उनको अभी नहीं छोड़ा है। और साथ ही साथ जो हमास है वो लगातार इजराइल पर अभी भी अटैक कर रहा है। So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much.